हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल वेव्स एडुकेयर में। दोस्तों, अब हम लोगों का बीएड सेकंड ईयर का पेपर 2 स्टार्ट होने वाला है। आज से ये जो हमारा सेशन चलेगा, बीएड सेकंड ईयर का पेपर 2 का चलेगा। फ्रेंड्स, पेपर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर पेपर 1 का नहीं देखे है वीडियो तो आप देख लीजिए। बीएड सेकंड ईयर पेपर 1 नॉलेज एंड कैरिकुलम का टोटल वीडियो पेपर 1 का दोस्तों अपलोड हो चुका है। सीरियल वाइज प्लेलिस्ट में सारा वीडियो सेव है, उसको आप देख सकते हैं। आज से असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन, ये हमारा पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आपको ये पढ़ना है अधिगम के लिए आकलन, ये आपके मतलब कि जितने भी पेपर है उसमें से अगर कोई भी ये पेपर है तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। ऐसे हरियाणा के किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी बच्चे बीएड अगर कर रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों ये हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है, आकलन के संप्रत्यय का वर्णन कीजिए। आकलन की प्रक्रिया तथा योजना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आकलन क्या है ये हमें समझना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, उसके बाद इसके प्रोसेस क्या है इसके बारे में। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति तभी संभव है जब शिक्षक अध्यापक की प्रक्रिया से पहले ही स्वयं को पूरी तरह से तैयार कर ले। यानी जो शिक्षक अध्यापक है वो प्रक्रिया से पहले अपने आप को पूरी तरह से वो प्रिपेयर करे, तभी हमारे जो उद्देश्य है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उस उद्देश्यों की हम पूर्ति कर सकते हैं। वे आकलन की तकनीकों को ही नहीं अगर जानेंगे तो मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होने वाले जो उपकरण है, मानक है, उसको भी उन्हें जानना होगा, समझना होगा। और दोस्तों, विद्यार्थियों की उपलब्धियों की गुणवत्ता का मापन करने के साथ साथ शिक्षकों को आकलन के विभिन्न पैमाने पर भी विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बारे में सूचनाएं भी इकट्ठी करनी होगी तथा उनका विश्लेषण एवं व्याख्या भी करना होगा, जिससे कि विभिन्न क्षेत्र में विद्यार्थी के अधिगम की प्रकृति और सीमाओं की समझ बन सकेगी। यानी कि आकलन मतलब कि बच्चे का असेस्ट करना कि बच्चे कहाँ तक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में वो सक्षम हो पा रहे हैं, कितना लर्न कर पा रहे हैं। आकलन का प्रयोजन निश्चय ही सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं एवं सामग्री का सुधार करना है ना। सीखने सिखाने की प्रक्रिया जीवंत तभी बन सकती है जब विद्यार्थियों को सीखने के अनेक अवसर दिए जाए। शिक्षार्थी अपने स्तर के अनुरूप सीख रहे हैं या नहीं, उनकी क्षमता किस हद तक विकसित हुई, इसका भी हमें सतत आकलन किया जाना चाहिए। दैनिक गतिविधि यानी डेली का जो भी एक्टिविटी है और अभ्यास के उपयोग से भी अधिगम का बहुत अच्छा आकलन किया जा सकता है। कहने का मतलब जो डेली की गतिविधि है, अभ्यास का जो उपयोग है से जो अधिगम हो रहा है, यानी कि जो प्रैक्टिस करके अधिगम कर रहे हैं, तो इसे भी हम आकलन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, आकलन सीखने की प्रक्रिया का क्या है, एक हिस्सा है। यानी एक तरह से सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा आकलन भी है, जो अध्यापक को यह समझने में मदद करता है कि उसका जो शिक्षण कार्य है वो किस प्रकार का होना चाहिए, कहाँ तक वो सक्सेस रहा। आकलन का मतलब केवल बच्चे का आकलन ही होता है, इसमें टीचर का भी आकलन होता है। टीचर ये समझ पाते हैं कि हम कहाँ तक सक्सेस रहे टीचिंग करने में और अपनी शिक्षण की विधियों को क्या हमें चेंज करने की जरूरत है। मतलब ये सारी चीज़ें, बच्चों का आकलन मात्र बच्चों का आकलन नहीं होता। जब शिक्षक कक्षा में आकलन करते हैं तो इस तरह से वे स्वयं अपना भी आकलन कर रहे होते हैं। यदि कक्षा के ज़्यादातर बच्चे सीख रहे हैं तो शिक्षक की शिक्षण विधि क्या है, सही है। अगर ज़्यादातर बच्चे नहीं सीख पा रहे, 1-2% या अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 5-10 बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे, कितने भी टीचर अगर कोशिश करे तो वो उतना नहीं लिया जाएगा। लेकिन 2 ही 4 बच्चे सीख रहे हैं, बाकी नहीं सीख रहे हैं, तो शिक्षण विधि हमें चेंज करने की ज़रूरत है, फिर कुछ अलग करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर 2-4 नहीं, बाकी मैक्सिमम सीख रहे हैं तो उनका शिक्षण विधि अच्छी है, प्रभावी है। अगर ज़्यादातर बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं उनकी क्लास में तो उन्हें ये सोचने की ज़रूरत है कि सिखाने के जो तरीके हैं वो उसको और किस तरह से प्रभावी बनाया जाए। इस प्रकार आकलन गुणात्मक सुधार की प्रक्रिया का अभिन्न है। गुणात्मक सुधार यानी कि और क्वालिटी को इन्हांस किया जाए। तो एक तरह से हमें ये भी सीखने को मिल रहा है ना कि इस क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए कौन सा मेथड अपनाएं, है ना। आकलन के आधार पर ही अध्यापक यह जान सकते हैं कि विद्यार्थी किस हद तक समझ पाते हैं और अभी उन्हें कितना और प्रयत्न करना है। यानी आकलन से ही ये टीचर्स को पता चलता है कि जो स्टूडेंट है कहाँ तक समझ रहे हैं और उन्हें कितना प्रयास करने की ज़रूरत है।
आकलन का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को सिखाने के लिए प्रेरित करना। मेन जो असेसमेंट है इसका उद्देश्य क्या है? सभी बच्चे सीख सके इसके लिए प्रेरित करना और प्रत्येक बच्चे की क्षमता, उम्र और स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे एक निश्चित स्तर तक पहुंचाना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आकलन को सीखने के साधन के रूप में हम देखते हैं। केवल यह पता लगा लेना ही काफी नहीं होता है कि बच्चे का शैक्षिक स्तर क्या है, बच्चे क्या क्या सीखे हैं। आकलन को सीखने के उपकरण के रूप में महत्व दिया जाना चाहिए, यानी सीखने का एक हमारा टूल्स आकलन भी है। मात्र बच्चों के उपलब्धि स्तर को जानने के उपकरण के रूप में आकलन को नहीं मानना चाहिए। आकलन के द्वारा बच्चे के जो उपलब्धि स्तर का अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है कि यदि हम भाषा की बात करें तो अध्यापक के लिए यह जानना आवश्यक है कि बच्चे कितना पढ़ लेते हैं, रुक रुक कर या प्रवाह से पढ़ते हैं, कितनी आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को कह पाते हैं। आकलन में हमें बच्चे की सीखने की गति को सरसरी तौर से नहीं बल्कि गहराई से समझना चाहिए, ठीक है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जैसे यदि वो ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसका कारण क्या है ये भी देखना चाहिए, ना कि केवल बस ये जांच कर लिए कि पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। आकलन का मतलब केवल ये नहीं, अब वो क्यों नहीं पढ़ पा रहे, उसका कारण क्या है? क्या वे कुछ अक्षरों को पहचानने में कमजोर है, या उनमें शब्द और वाक्यों को एक सार्थक इकाई के रूप में पढ़ने की आदत नहीं है, या सभी जानकारियां अध्यापक के अपने उपयोग के लिए है। वे छात्रों को समझेंगे, उनके सीखने में आने वाली कठिनाई को दूर करने के हल भी निकालेंगे, किस तरह की गतिविधियों एवं अभ्यास या अन्य तरीके सीखने के लिए बच्चे को प्रेरित करेंगे जिससे कि वो सीख सके, ये सभी आकलन है। अर्थात आकलन के द्वारा शिक्षक छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में क्या करते हैं? मदद करते हैं। केवल उनकी उपलब्धियों को नहीं पता करते हैं बल्कि बच्चों के स्तर को जानकर, उनकी कठिनाइयों को पहचानकर उसमें सुधार करने का कदम उठाते हैं। केवल अंक देकर या श्रेणी में बिठाकर उन्हें संतुष्ट नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में बच्चों के नहीं सीख पाने के कारण पर हमें देखना होगा, मतलब कि विश्लेषण करना होगा, ध्यान देना होगा कि बच्चे का कारण क्या है नहीं सीखने का, जिससे कि स्पष्ट होगा कि पिछली सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चे ने क्या सीखा तथा आगे की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। आकलन की प्रक्रिया में प्रत्येक बच्चे की तुलना उस स्थिति से की जानी चाहिए, दूसरे बच्चे की प्रगति से नहीं। यानी कि वो बच्चा सीख रहा है ये नहीं, उससे नहीं, उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या परिस्थिति है, उसकी क्या मजबूरी है, उसको उसका मतलब उससे कंपेयर करना होगा, न कि दूसरे बच्चे से, क्योंकि सभी बच्चे की परिस्थितियां अलग अलग होती है, सभी की एबिलिटी अलग अलग होती है ना। सभी बच्चों के सीखने की गति एवं समझ विकसित करने का समय एक सा नहीं होता है, किसी को जल्दी कोई समझ विकसित हो जाता है, किसी को बाद में होता है, इसलिए हम किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करेंगे। अध्यापक छात्रों के विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर सीखने के अवसर प्रदान करेंगे। सभी बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इस डिफरेंसेस को हमें ध्यान में रख करके सीखने के साधन उपयोग करना चाहिए। और बच्चे का आकलन क्यों किया जाना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों में सृजनात्मक विकास करना। शिक्षण अधिगम यानी पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने का जो कार्य है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चे में, विद्यार्थी में सृजनात्मक क्रिएटिविटी डेवलपमेंट हो। प्रभावी अध्यापन अधिगम के लिए आकलन के विभिन्न पहलुओं का समझना आवश्यक है ताकि प्रत्येक बच्चे के समग्र अधिगम अनुभव की वास्तविक तस्वीर प्राप्त की जा सके, जिससे छात्रों के अधिगम की गुणवत्ता की सुधारने में मदद मिल सके। एकीकृत रूप से आकलन के महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार से हैं। विज्ञान अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर सीखने की स्थितियों की योजना बनाना, ठीक है। विज्ञान का स्टडी करने के लिए उपयुक्त तरीकों के आधार पर सीखने की स्थिति का योजना बनाना। छात्रों में पूर्णता की भावना के विकास के लिए प्रोत्साहित करना। छात्रों को विज्ञान में प्रगति के प्रमाण तय करने जिन्हें अभिभावकों को संप्रेषित किया जा सके। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे उपाय हैं। समय की एक अवधि विशेष में छात्रों की गणित संकल्पनाओं को सीखने के प्रति तथा उसमें आने वाले परिवर्तनों की जानकारी भी देना। प्रत्येक छात्रों को सीखने तथा विकास में सहयोग देना। सुधार की संभावनाओं खोजना। छात्र स्वयं के बारे में समझ तथा व्यक्तित्व के विकास की जानकारी प्राप्त करना। विद्यालय तथा कक्षा में ऐसे परिवेश का निर्माण करना जिसके प्रति छात्र आकर्षित हो तथा उन्हें सीखने की प्रेरणा भी मिल सके। छात्रों की व्यक्तिगत तथा विशेष जरूरतों को पहचानना। छात्र क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उनकी किस विषय में विशेष रुचि है, सबके बारे में समझना, महसूस करवाने की में मदद करना। कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को और ज़्यादा बेहतर बनाना।
छात्रों में आकलन के प्रति व्याप्त भय को दूर करना तथा उन्हें स्वयं आकलन के लिए प्रोत्साहित करना। यानी बच्चे जो है ना वो आकलन से डरते हैं, टेस्ट से, एग्जाम से ऐसे डरते हैं, तो ये सबको खत्म करना और खुद को वो कैसे जांच कर सके इसके मतलब इस चीज़ को उनके अंदर डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित उन्हें करना। विद्यालय तथा बाहर मौजूद विभिन्न परिस्थितियों तथा अवसरों के प्रति छात्रों की प्रतिक्रिया जानना कि वो यहाँ पर कैसा मतलब बिहेव करते हैं, बाहर कैसे करते हैं। वैज्ञानिक संकल्पनाओं को भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोग करके तथा कक्षा में सीखी गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाते हुए उन्हें वास्तविक जीवन से जुड़ी परिस्थितियों में प्रयोग लाने में सक्षम बनाना। यानी जो बच्चे पढ़े हैं और जो थ्योरी है जो उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना और उसको कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अपना प्रयोग करेंगे, इससे उनको मतलब जानकारी को कनेक्ट करना। वैज्ञानिक तर्कशीलता, प्रश्न बनाने तथा उसका हल खोजने एवं अनुमान लगाने की क्षमता का भी विकास करना। अब देखिए आकलन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, इसका प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अवधारणाएं और प्रक्रियाएं फर्स्ट। दूसरा क्या है वैज्ञानिक तार्किकता। तीसरा क्या है विज्ञान के प्रति झुकाव। चौथा क्या है समस्या समाधान के लिए विज्ञान का ज्ञान और तकनीकों का उपयोग करना। उसके बाद संप्रेषण, यानी बच्चों का आकलन करने के लिए उनके बौद्धिक विकास की अवस्थाओं को समझने और ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही संदर्भ युक्त अर्थपूर्ण स्थितियों में ईवीएस यानी विज्ञान प्रक्रियाओं और समस्याओं पर काम करने के अवसर देने की जरूरत है। बच्चों को पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए जिसमें वो ईवीएस के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से अपनी समझ से विकसित कर सके तथा केवल विद्यालय में कराए जाने वाले अभ्यासों तक सीमित न रह सके। यानी कि ईवीएस वो अपने वातावरण से भी सीख सकते हैं। एक अवधारणा के भिन्न भिन्न पहलू दूसरी बड़ी आवश्यकताओं के प्रति समझ बनाने में मदद करते हैं। विभिन्न अवधारणाएं जैसे कि श्रेणीबद्ध नीचे से ऊपर के क्रम के रूप में समझाई जाती है और किसी अवधारणा विशेष के लिए उसके पहले जानकारी दे दी जाती है। इस तरह से पूर्ण क्षेपित जानकारियों का विश्लेषण आकलन को सार्थकता प्रदान करता है तथा पूर्व अपेक्षित जानकारियों का विश्लेषण पर आधारित आकलन यह सुनिश्चित करने में मददगार होता है कि बच्चे जो जानते हैं उसे आत्मविश्वास से प्रस्तुत कर पा रहे हैं या नहीं, जबकि पूर्वाक्षेपित जानकारियों पर आधारित आकलन छात्रों के मनोबल को तोड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रोसेस हो गए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं, मापन क्या है, मापन की आवश्यक तत्व तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे इस क्वेश्चन को लेकर। तो आप सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बीएड सेकंड ईयर के सारे सेशन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।